डीपीपी नंबर 1 जो दिया था, इसमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे पूछा है किसी ने, और 5 नंबर भी पूछा है, और 4 नंबर, और सभी हो गए। बहुत अच्छी बात है। 6 नंबर भी पूछा है क्या? 6 नंबर और ओके। 9 और 10 भी पूछा है। ठीक है, कुछ लोगों के पूरे हो गए हैं। ओके, अभी कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन की बात है, अभी 10-5 मिनट में हो जाएंगे ना। 5 मिनट में तो डिस्कस हो ही जाएंगे। अभी कर देता हूँ। 4 नंबर से शुरू करूँ? 4 नंबर से, 4 नंबर में क्या कहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट मास। तो लीस्ट मास आप निकाल लीजिए। ये जो 2 ग्राम एटम लिखा है, 2 ग्राम एटम का मतलब क्या है यहाँ पे? बी में नंबर ऑफ कार्बन एटम में डाउट है ना? हाँ, ये ग्राम एटम तो मोल ही लिखा हुआ है ना। तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन का लिखो, 28 ग्राम। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो क्या दे रखा है? नंबर दे रखा है ना। नंबर से कहाँ पहुंचोगे? पहले मोल पे मास पे पहुंच जाना। तो नंबर से मोल पे कैसे पहुंचोगे? डिवाइड बाई एन है बी ऑप्शन में। तो ये 1/2 मोल कार्बन का आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये 1 मोल सल्फर कितना? 32 ग्राम हो जाएगा। ये 7 ग्राम लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम आंसर किसका आया? बी ऑप्शन का आ गया। बस हो गया आंसर। 5 बताया नहीं, किसी गलती से हो गया था, है ना। 6 नंबर, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन इन द ग्राम इज। एक मॉलिक्यूल का मास हमेशा किस में निकाला जाता है? प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लोगे ना? बोलो। C3। प्रोपेन मतलब हाँ C3H8। तो बस इसका AMU में निकाल देना सब कुछ। प्रोपेन का एक पार्टिकल में 3 कार्बन होंगे, 8 H एटम होंगे। 3 कार्बन मतलब 36 AMU। 8 हाइड्रोजन मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, 8 AMU। सो इट इज 44 AMU। 44 AMU में AMU की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर सी आ जाना चाहिए। 44 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, है ना। क्योंकि जो AMU होता है वो 1/Na होता है। AMU जो होता है 1/Na होता है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए विल बी 24 मोल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एटम्स आर मैक्सिमम? 24 ग्राम कार्बन। 24 ग्राम कार्बन का मतलब 2 मोल ऑफ कार्बन हो गए। तो 2Na हो जाएगा, 1Na हो जाएगा, है ना। इसमें 1Na आएगा। 24 ग्राम कार्बन है, मोल थोड़ी ना है यहाँ पे। हरिओम। 24 ग्राम कार्बन है भाई, वो थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ, बाकी सब में 1 मोल है, उसमें 2 मोल है। तो ए आंसर, सेकंड का ए आंसर आएगा ना। ए आ रहा है ना। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? सेकंड का आंसर ए आ तो रहा है, सही तो आ रहा है। सेकंड का आंसर सही आ रहा है, ए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, $24 ग्राम में अरे यार, वो ग्राम एटम लिखा होगा तब बोला जाता है। ग्राम एटम लिखा होगा ऐसे, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, तब मोल बनता है यार। या तो 24 ग्राम अकेला लिखा हुआ है। इस लैंग्वेज को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 ग्राम एटम, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन देखो, 2 ग्राम एटम, तो ये मोल है। यहाँ तो केवल 24 ग्राम सी लिखा हुआ है, एटम कहाँ लिखा हुआ है? हरिओम, क्या ब्लंडर कर रहे हो यार। समझ में आया कि नहीं आया? डिफ है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब कौन सा हो गया? 4 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। अब कौन सा पूछा है? 8 नंबर। 8 नंबर में 1 एटम ऑफ एलिमेंट बीइंग दिस मच ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? ये जो ग्राम एटम है, इसका क्या मतलब होता है?
7 नंबर में क्या दिक्कत है? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट 1 AMU। कौन पूछ रहा है 7 नंबर को? वीर। वीर, मास ऑफ वन एटम क्या होगा? 1 AMU होगा ना, एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, आप लोग अपने वीडियो बंद रखा कीजिए, बिकॉज जो है ना मैं, हाँ ए हो जाएगा सीधा आंसर, सही हो जाएगा, क्योंकि हाँ सीधा आंसर ये आ जाएगा बिल्कुल, 1.67 10 का 24 ग्राम, बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में क्या होगा? 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेग दिस मच ग्राम। एक एटम का मास पता है, क्या पूछा है आपसे? तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ग्राम एटम का क्या मतलब है? मोल पूछ रहा है आपसे। यस, मोल पूछ रहा है। कितने में पूछ रहा है? 40 kg में। तो एक एटम का मास, मोल निकालने का तरीका क्या है? मोल निकालने का क्या तरीका है, बोलो? मोल, कोई एक स्टूडेंट हैंड रेस करेगा जिसको पता हो मोल निकालने का क्या तरीका है? हाँ शर्जल, हाँ, मोल निकालने का क्या तरीका है? सुरवत मेहता, बोलो। सर गिवन मास गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास अरे यार, 6.664 into 10 ये to the पूरी दुनिया 7। को पता है, तुमने फिर एक्स्ट्रा क्या सीखा मेरे से? सर मेरी तो फर्स्ट क्लास है। हाँ, फर्स्ट क्लास है क्या? तो फिर क्यों बोल रहे हो अभी? हाँ सुजल, आकाश। सर मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ वन मोल एटम्स। मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा। सर गिवन मास ऊपर आएगा, हाँ गिवन मास, और डिवाइड बाय, डिवाइड बाय मास ऑफ वन मोल हाँ सब्सटेंस। आपको बोलना चाहिए सर, जिस सब्सटेंस का मास हम ऊपर रखेंगे उसी सब्सटेंस के डिनोमीटर में क्या रखेंगे? उसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास रखेंगे, है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एक एटम का मास दे रखा है ना ग्राम में, तो 1 मोल का निकाल देना। कैसे मन आएगा 1 मोल का? कैसे आएगा 1 मोल का, बोलो? कैसे आएगा 1 मोल का? एक का पता है, 1 मोल का नहीं निकाल सकते। इनटू क्या करना है? इनटू सर एन कर इंटू लेना। एन ए करेंगे। हाँ तो ये जो 6.66 इंटू 10 का 23 दिख रहा है ना, इसमें इसमें पहले 6.0 तो एवोगाड्रो नंबर 3 मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमीटर मल्टी डिवाइड कर देना 40 किलोग्राम में। तो 40 उसको ग्राम किलोग्राम को में क्या कर दें। करना? 40 किलोग्राम को 40,000 ग्राम में बदल ग्राम। लेना, है ना? 40 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेना, समझे? 40 किलोग्राम को यस ग्राम में सर। बदल लेना, और उसके बाद क्या होगा, बोलो? है ना, उसके बाद क्या करना? 1 मोल के मास से डिवाइड कर देना, 1 मोल के मास से डिवाइड कर देना, है ना? Na से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। कर लोगे? हो जाएगा। किसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8? मैंने ओरली बता दिया, ऐसा तो दिक्कत तो नहीं है ना? सर मेरा जैसा ऑप्शन में दिया हुआ वैसा नहीं आ रहा था, किसका नहीं जस्ट आ वन रहा में आ रहा था। है? आ जाएगा बेटा, ये 40 ग्राम ही आता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेगा ना एवोगाड्रो नंबर से, तो ये 40 ग्राम ही आएगा। ये जो वैल्यू अभी मैंने मार्क की है, इसको 6.02 10 के पावर 23 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 40 ग्राम ही आएगा। ठीक है सर। हाँ, आ रहा है समझ में सुजल? यस सर। आ गया ना समझ में? ठीक है, भाई इसमें क्या करना था? इसमें 40 किलोग्राम मास दिया हुआ है, तो यू हैव टू 40 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1000 से। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 6.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम एक एटम का मास था। इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। ठीक है, जहां तक मुझे सोल्यूशन याद है, मैं तो कई बार करा चुका हूं, ये 40 आ जाता है, ये 40 आ जाता है, 40 ग्राम आ जाता है, 40 ग्राम पर मोल हो जाता है। हाँ, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 1000 ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, 1000 मोल आपका आंसर आ जाता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया नंबर कौन सा था, 8 नंबर था। नाउ वापस आते हैं और कौन सा पूछा है आपने मेरे से, 9 और 10 पूछे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.5 × 10⁻20 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेट दिस मच एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। सो इन AMU व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास। हाँ तो 39.9 को 40 मान लेना यार श्रेयांश जायसवाल। एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास। हाँ, कोई बताएगा एटॉमिक मास क्या होता है। मास ऑफ वन एटम है ना, मास ऑफ वन एटम। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सिंपल है, क्या दिया हुआ है बोलो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया आपसे, है ना, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया कि 1.5 × 10⁻22 एटम्स जो है ना, इनका वेट कितना है बोलो, 0.9 ग्राम है। तो एक एटम का मास निकाल लेते हैं, एक एटम का मास आएगा 0.9 डिवाइड बाई 1.5 × 10⁻22, ये आ जाएगा ग्राम में। लेकिन इसमें उसने पूछा नहीं है, इसने क्या पूछा है, इसने आपसे AMU में पूछा है। तो AMU में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लोगे, AMU में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 AMU वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करनी पड़ेगी 1.67 × 10⁻24, तब ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, AMU में आ जाएगा। ठीक है, AMU में आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर एक तरीका और भी था कि अपने को ये एक तरीका ये भी है कि अपने को ये पता है कि 12 ग्राम कार्बन वाले केस में जैसे 12 ग्राम बिकम 12 AMU, या अपने को पता था कि 16 AMU ऑक्सीजन का है तो 16 ग्राम पे पहुंच जाते थे। बस AMU घटाया ग्राम लगा दिया, ग्राम घटाया AMU लगा दिया, AMU घटाया ग्राम लगा दिया, ग्राम घटाया AMU लगा दिया। ऐसा करते थे ना करते थे बोलो। लेकिन AMU ग्राम तक कैसे पहुंचते थे, ग्राम तक पहुंचने का तरीका क्या था कि 1 मोल पे काम करते थे। ऐसा भी कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड में कि 1.5 × 10⁻22 जो एटम्स है उसमें 0.9 ग्राम मास था, तो आप निकाल सकते थे 6.02 × 10⁻23 में का मास क्या आएगा, एटम्स का मास क्या आएगा। तो यह आएगा 0.9 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻22 इंटू 6.02 × 10⁻23। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो 22 से तो 22 खत्म हो जाता है ये 10 टाइम्स। ठीक है, तो और यहाँ से ये एक जीरो खत्म करते हैं तो 60, तो ये आ जाता 12 पंचे 60, है ना। तो पंद्रह चौको 60 आएगा, 4 आएगा सॉरी, हाँ। तो ये 36 ग्राम आ जाता, 36 ग्राम आ जाता। मैंने 6.02 को मैंने पॉइंट खत्म करके 60.2 माना, और मैंने इसे 1.5 से कैंसिल कर दिया, 60 से डायरेक्ट, है ना, 60 ही मान के कर दिया, 60.2 को 60 मान लिया, तो 36 आ गया, क्योंकि ऑप्शन मुझे वैसे दिख रहे हैं। सो 36 ग्राम जो है ना वो कितने का मास है, वो 1 मोल का मास है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 36 AMU आंसर आ जाएगा एटॉमिक मास के लिए, है ना, इस तरीके से। तो अगर आप 1 मोल का मास भी निकाल लेते हैं तो जो ग्राम में आएगा उस ग्राम को, जैसे आप कार्बन के 1 मोल का मास कितना बताते हो वीर, कार्बन के 1 मोल का मास आप 12 ग्राम बताते हो, कार्बन के एक एटम का मास कितना बताते हो, 12 AMU बताते हो। तो मेरा कहना यह है कि आपने इस ग्राम को हटाया और AMU लगा दिया, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। तो वैसे मैंने क्या किया, 1 मोल का मास 36 ग्राम निकाला और एक एटम का मास कितना कर दिया, 36 AMU कर दिया। ये तरीका भी हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 10 जिसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो।
10 में क्या कहा गया? 10 में कहा गया है कि इफ द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट दिस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ x, फिर से वही वाली बात है कि आपको क्या दिया गया है, मतलब आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि 0.25 अगर मोल है तो मास कितना है? 2.25 ग्राम। तो आप क्या कीजिए, आप 1 मोल का मास निकाल लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? 2.25 डिवाइड बाई 0.25 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 ग्राम आ जाएगा, समझे? लेकिन 9 ग्राम आपको आंसर नहीं लिखना है, 9 ग्राम आपको आंसर नहीं लिखना है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है? मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का मास किस यूनिट में दिया जाता है? एक एटम का मास किस यूनिट में दिया जाता है? बोलो। हाँ, एएमयू में दिया जाता है। और आपने 9 ग्राम किसका निकाला है मास? आपने 9 ग्राम मास किसका निकाला है? 1 मोल का। तो 1 मोल से, ये 1 मोल का है, 1 मोल से 1 एटम तक कैसे पहुंचोगे? क्या डायरेक्ट मेथड है? हाँ, डिवाइड बाई एन ए। तो डिवाइड बाई एन ए से अच्छा है, अपन को पता है डिवाइड बाई एन ए के बाद क्या बनेगा। डिवाइड बाई एन ए के बाद क्या बनेगा? बोलो। 9 ग्राम बिकम 9 ग्राम बिकम 9 ग्राम बिकम 9 AMU। 9 ग्राम बिकम 9 AMU, सीधा सीधा। भाई होगा क्या कि 9 ग्राम में 1 मोल का, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड भी करोगे ना तो ग्राम बाई एन ए क्या बन जाता है? AMU बन जाता है। AMU का वैल्यू रख दीजिए 1.67 10 की पावर -24 ग्राम, आंसर आ जाएगा आपका। समझा? तो बहुत ही बेसिक डीपीपी था, बहुत ही बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए अच्छा लगा डीपीपी। एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें थी, बहुत डिफिकल्ट डीपीपी था सब, वेरी 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 बेसिक बेसिक, बहुत ही ईजी बिल्कुल। हाँ, जिनको आता है उनके लिए तो सब कुछ ईजी हो ही जाएगा फिर भी, है ना। कॉपीज कितनी बनानी है अभी आपकी? कौन कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही नहीं चल रही ना, तो बस आप एक मेरा कॉपी, एक डिस्कशन का बना लो, एक इसका बना लो, बस काफ़ी है, 2 ही बनाओ अभी। चलें करें आगे, ठीक है। एक होमवर्क का बना लो, एक थ्योरी का बना लो, बस 2 ही बना लो, काफ़ी है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी तो अभी कहाँ बनाओगे, अभी तो पिछले क्लास में हमने मोल बनाना वगैरह सीख लिया था। मोल वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो सारी बातें अपन ने यहाँ पे सीख ली हैं। और अपन ने देख लिया था कि हेट्रो, है ना। तो वो देख लिया था कि 1 ग्राम एटम 1 वो वाला सब कुछ बता दिया था मैंने, मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में बता दिया था, है ना। ठीक है ना। आज की क्लास का जो डिस्कशन है उसमें हम लोग करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में। हाँ, फैराडे के बारे में भी बता दिया। क्या जानते हैं आप परसेंटेज के बारे में? DPP2 नेक्स्ट क्लास में होगी। परसेंटेज के बारे में आप क्या जानते हैं? परसेंटेज का ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल ये कैसे बना था पता है? ये जो 2 जीरो दिख रहे हैं, ये 2 जीरो तो ऐसे लिख दो परसेंटेज के सिंबल में, और जो लाइन दिख रही है वो एक्चुअली 1 है। तो परसेंटेज देखते ही किसकी फील आती है? परसेंटेज देखते ही किसकी फील आती है? 100 की फील आती है, 100 की। तो परसेंटेज का मतलब होता है वर्क विद रिस्पेक्ट टू 100। 100 के रिस्पेक्ट में काम करना क्या कहलाता है?
परसेंटेज कहलाता है। 100 के रिस्पेक्ट में काम करना परसेंटेज कहलाता है। क्वांटिटी 100 होना जरूरी नहीं है, मतलब हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका, मान लो आपके पेपर का, अगर आपके पेपर की बात करें, मान लो लेट से हमारा जो पेपर होता था पहले, तो पेपर में मान लो 80 मार्क्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स हैं, ठीक है, और आप उसमें 40 मार्क्स गेन करते हो, ये आपके 40 मार्क्स गेन आते हैं, तो कितना परसेंटेज आया आपको? 50% आया, है ना। तो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मतलब 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 आपने किया होगा, यू विल गेट 50%, है ना। मेरा बस एक छोटा सा बात बताना था मुझे, क्या आपका पेपर 100 मार्क्स का था क्या? नहीं था। क्या आपके 100 नंबर आए? क्या आपके 100 नंबर आए? नहीं आए। फिर भी आपने किसके रिस्पेक्ट में काम किया? 100 के रिस्पेक्ट में। तो 100 के रिस्पेक्ट में काम करने के लिए 100 होना जरूरी है क्या? किसी भी चीज, किसी भी तरीके का कोई परसेंटेज, किसी विद रिस्पेक्ट टू 100 काम करने के लिए क्वांटिटी का 100 होना कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, है ना। ठीक है। अब, है ना, अब आता है कि मैथमेटिकल सिंपलिसिटी की अगर हम बात करें, मैथमेटिकल सिंपलिसिटी की अगर हम बात करें, तो है ना, मैथमेटिकल सिंपलिसिटी में अगर आप 100 मानकर काम करोगे, 100 मानकर काम करोगे तो आसान रहेगा, है ना। एक मिनट रुकना, मुझे लगता है मुझे गेट खोलना होगा, है ना। ठीक है, अभी आया, 2 मिनट में आया ना। तो 100 मानकर काम करोगे तो आसान होगा, है ना। 100 मानकर अगर काम करोगे तो आसान होगा। अब ऐसा क्यों आपको ऐसा लगता है कि 100 मान के काम करने में आसानी होगी, है ना। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं बिना किसी नॉलेज के, ठीक है। हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं और देखते हैं कि जो डिस्कशन हमने किया है क्या हम उसके हिसाब से अप्रोच कर पाएंगे क्या। तो ये मेरा मूल कॉन्सेप्ट का बुक है ना, दिख रहा है, केमिका के नाम से। तो मैं आपको इस बुक का क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए, a piece of iron gain 16% mass as sum of iron get rusted to produce Fe2O3. Find the percentage of iron rusted. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, आप अटेम्प्ट करो जरा 2 मिनट, फिर हम लोग बात करते हैं। जरा आप अटेम्प्ट करो। A piece of iron gains 16% mass as some of iron get rusted to produce Fe2O3. Find the percentage of iron rusted. बुक अभी बुक पब्लिश अनपब्लिश्ड है अभी। तो मैं पहले अमेजोन वगैरह पे अच्छा था, बिकता था, अभी बंद कर दिया मैंने उसको, है ना। मैं करा दूंगा उसके सारे क्वेश्चन, आप चिंता मत करो, है ना। यहाँ करा दूंगा, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा पूरा बुक, आप टेंशन मत लो श्रेयांश।
अभी बुक का सेकेंड एडिशन आ रहा है ना, नेक्स्ट एडिशन कर रहा हूँ उसमें, तो काम चल रहा है, बात बता दूंगा ना। यूट्यूब पर लेक्चर 1 नहीं है, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर ना, मैं दे दूंगा, है ना। नहीं, रस्टिंग से मास लूज नहीं होता है ना। रस्टिंग में आयरन पार्टिकल जो होता है ना, आयरन पीस होता है ना, वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज होगा एक्चुअली। ये आयरन का टुकड़ा है, तो उसका कुछ पार्ट अगर रस्ट में जाएगा तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बनेगा ना, ये Fe2O3 बनेगा। तो आयरन रॉड पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाता है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, मास बढ़ जाता है ना आने की वजह से। Fe का मास 56 है बेटा, एटॉमिक मास। काफी कम लोगों ने आंसर दिया है। ये इस वाली बात पे ध्यान दो जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, इसको, इस वाली बात को ध्यान दो। करें, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने बात समझाई है, हम उसके लिए काम करें। हम 100 मान के काम करेंगे। हमें 100 क्या मानना चाहिए, हमें 100 क्या मानना चाहिए, हमें 100 क्या मानना चाहिए। हमें 100 क्या मानना चाहिए। यस, हमें जो आयरन रॉड है ना, इसका मास कितना होगा। लेट द इनिशियल मास ऑफ आयरन रॉड कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, ये मान के काम करोगे, इनिशियल है ना। अब उसने कितने % मास गेन कर लिया है, कितने % मास गेन कर लिया है।
16%, तो कितने ग्राम मास गेन कर लेगा? मास गेन बाय आयरन रॉड कितना हो जाएगा? यस 16 ग्राम हो जाएगा। जो 16 ग्राम मास है वो किसका मास होना चाहिए? 16 ग्राम मास किसका मास होना चाहिए? 16 ग्राम मास किसका होना चाहिए? 16 ग्राम मास किसका होना चाहिए? ओ एटम का होना चाहिए। यस यही समझ में आना चाहिए आपको, यही हो जाना चाहिए मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम एटमॉस्फेयर से आए होंगे। आयरन पे जो रॉड है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा आयरन जो है ना वो रस्टेड माना जाएगा? कौन सा आयरन जो है ना वो रस्टेड माना जाएगा? वो वाला आयरन रस्टेड माना जाएगा जो Fe2O3 के पास है। आई रिपीट, वो वाला आयरन रस्टेड माना जाएगा जो Fe2O3 के पास है। ये सुनो, ये सुनो, हाँ। अब Fe2O3 के पास कितना आयरन है? Fe2O3 को देखा जाए तो इसमें कितने Fe हैं और कितने O हैं? 2 Fe हैं तो 3 O हैं। तो 2 को 2 मोल हो सकता है, तो 3 का 3 मोल हो सकता है। या सुनो, जो एक में दिखता है वो एक मोल में दिखता है ना? एक मिनट रुकना यार, फिर गेट पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो Fe2O3 है, Fe2O3 में Fe और O एटम की बात कर रहे थे। समझते जाना बहुत जल्दी, फिर पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो Fe बिकम 2 मोल एंड O बिकम 3 मोल। तो यहां से यार एक चीज समझ में आ रही है कि अगर ये 48 ग्राम होगा तो ये 112 ग्राम होगा। अगर 48 ग्राम मुझे ऑक्सीजन मिले तो कहीं ना कहीं रॉड से 112 ग्राम Fe जो है ना वो उठ के Fe2O3 में चला जाएगा। लेकिन आपको 48 ग्राम नहीं मिला है, कितना मिला है? 16 ग्राम मिला है। 16 ग्राम का मतलब हो गया कि इसका 1/3। 48 ग्राम के लिए 112, तो 16 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बोलो? 112 का डिवाइड बाई 3। ठीक है, दिस मच ग्राम ऑफ आयरन है जो कि कहाँ चला जाएगा बोलो? जो कि Fe2O3 के पास जाएगा। सो 112 डिवाइड बाई 3, दैट बिकम 37.33 ग्राम। ठीक है, इसका ये वो वाला मास है आयरन का जिसने किससे कंबाइन किया है बताओ? ये आयरन का वो मास है जिसने किससे कंबाइन किया है? ऑक्सीजन से। कितने ग्राम ऑक्सीजन से? कितने ग्राम ऑक्सीजन से? 16 ग्राम ऑक्सीजन से। वेरी गुड। और यही क्या बन जाएगा? यही क्या बन जाएगा? हाँ, मैंने आपसे क्या पूछा है? आपसे पढ़ो, मैंने आपसे पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयरन रस्टेड। नहीं, मास नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज कैसे आएगा? क्या आपको ये करना जरूरी है क्या? अभी गिवन मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये करना जरूरी है क्या? नहीं, तो 37.33 ग्राम ही क्या बन जाएगा? आपका आंसर यही है ना, 37.33%। सो जो आपने मास का आंसर निकाला वही आंसर क्या बन गया बोलो? वही आंसर परसेंटेज बन गया। जो मास आया था ना वही परसेंटेज बन गया, नहीं बन गया? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि हमने 100 में लिया है। वेरी गुड, यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था कि क्योंकि हमने 100 पहले ही माना हुआ है, क्योंकि रेफरेंस ही 100 मान के चले हैं, तो अब जो कुछ वैल्यू आएगी वही परसेंटेज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका सही आया था। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग अपने मार्क्स का, जो आपके पेपर में मार्क्स आते हैं, उनका परसेंटेज क्यों निकालते हो? आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हो? कंपेयर करने के लिए।
कंपेयर करने के लिए। कंपेयर तो जिसका ज्यादा है उसका परसेंटेज भी ज्यादा है, या क्या करोगे कंपेयर करने के लिए? रिलेटिव बनाने, वो तो वैसे ही दिख रहा है 100 के रेफरेंस में। ना करो 100 के रेफरेंस में काम। तो पता है क्यों निकालते हो? क्योंकि आपका पेपर 100 नंबर का नहीं होता है। अगर आपका पेपर 100 नंबर का होता तो क्या होता? क्या होता? जितने मार्क्स आते वही परसेंटेज। क्यों? 100 नंबर का पेपर डायरेक्ट परसेंटेज ही निकलती। यस, डायरेक्ट परसेंटेज, मार्क्स इक्वल टू परसेंटेज, क्योंकि 100 में ही काम हो रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं। अब मेरी बात समझ में आई? मैं कहां से आपको पिकअप करके लाया हूं। यहां से देखो, 100 मानकर काम करोगे तो आसान होगा। 100 क्यों माना जाता है, समझ में आया? है ना? हाँ, कुछ लोगों का आंसर सही था। सोनू का आंसर, कई लोगों का, बहुत सारे लोगों का सही भी हो गया था। 100 मान के काम करने का क्या फायदा, समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर मान लो पूरे पूरे देश में अगर ये कर दिया जाए कि नहीं 100 नंबर का पेपर होगा, है ना, केवल, तो जितने मार्क्स आएंगे वही मार्क्स क्या बन जाएगा, वही परसेंटेज बन जाएगा, और क्या है। ठीक है, तो हमेशा 100 में काम करना ही क्या होता है, आसान रहता है ना। 100 में काम करने का ये फायदा है। 100 में काम करोगे तो जो आंसर आएगा वही परसेंटेज बन गया। 100 में काम करोगे तो जो आंसर आएगा वही परसेंटेज बन गया। 112 को 3 से डिवाइड क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि युग भाई, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें कितना ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है हमारे पास, 16 ग्राम ही आ रहा है। तो हम Fe2O3 से हमें ये समझ में आ रहा है कि 48 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो 112 ग्राम आयरन से रिएक्ट करेगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? तो 112 डिवाइड बाई 48 इंटू 16। तो ऐसे 112 डिवाइड बाई 3 आया था। भाई क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसमें एक तो डेटा परसेंटेज में है, पूछा भी परसेंटेज में ही है ना, पूछा भी परसेंटेज में ही है, समझे? पूछा भी परसेंटेज में ही है। तो अब प्रोसीड कैसे करोगे? प्रोसीड करने का तरीका वही है कि आप 100 मान के काम शुरू करो। 100 मान के काम स्टार्ट करो। अब 100 मान के किसको करना है ये सब आपको आएगा धीमे धीमे। जिसको नहीं आ रहा समझ में, उनको आएगा समझ में कि रॉड को जो है ना मास 100 मान लो, क्योंकि उसी ने वेट गेन किया है। तो उसने 16% वेट किया, गेन किया, तो 100 का 16% कितना, 16 ग्राम आ जाता है। तो 116 हो जाता है ना? तो 116 हो जाता है। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट वही है कि आपको ये पहचानना कि 16% जो मास बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। ये मेन पॉइंट है। और फिर उसका प्रोसीजर, है ना। मास बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, ये बात सही बात है। उसका प्रोसीजर कि आपको कैसे अप्रोच करना है। तो मास ऑक्सीजन की वजह से बढ़ा है ना, 16 ग्राम। ठीक है, अगर आप रॉड का मास 50 ग्राम मान लोगे तो क्या होगा? अगर आप रॉड का मास 50 ग्राम मान लोगे तो क्या होगा? प्रोसीजर सिंपल है भाई। मैंने 100 ग्राम रॉड मान ली, 16 ग्राम मास बढ़ गया। मास बढ़ने का जो रीजन था वो ऑक्सीजन एटम था, है ना। ठीक है, ऑक्सीजन एटम था। हमने देख लिया कि भाई ऑक्सीजन एटम जो है ना वो यहाँ कितना आ रहा है Fe2O3 में। उससे अपन ने निकाल दिया, यूनिटी मेथड से डालना दिए। ठीक है, हाँ बस ठीक है, चलो। अब अगर कोई कंपाउंड वगैरह दे रखा हो और आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ग्राम एटॉमिक मास अरे यार, पहले वाले का फिर से बताना है क्या अभी?
इसमें यार यही था कि भाई 16 ग्राम मास बढ़ रहा था, तो 16 ग्राम जब मास बढ़ रहा था वो किसकी वजह से बढ़ रहा था? प्रतीक, ये समझ में आया? ऑक्सीजन की वजह से बढ़ रहा था। ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको? ठीक है। अब Fe2O3 को देखो, Fe2O3 कह रहा है कि उसमें 2 Fe हैं और 3 O एटम है। तो आपको पता है कि जो चीज एक में दिखाई देती है वही एक मोल में दिखाई देती है। तो 2 मोल हो गया, 3 बिकम 3 मोल। यहां से ये बात समझ में आती है कि अगर 48 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 16 3 मोल का मास कितना आएगा? 48 ही आएगा ना। तो 112 ग्राम क्या होगा? आयरन कंबाइन करेगा उससे। लेकिन यहाँ पे हमें केवल कितनी ऑक्सीजन मिल रही है क्वेश्चन में? 16। तो इसका 1/3 है या नहीं है? बोलो, ये 1/3 है या नहीं है? तो फिर ये भी 1/3 हो जाएगा। बस यही हो गया आंसर, ये भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब जो मास आएगा आयरन का, वो आयरन का कौन सा मास होगा? जो Fe2O3 के अंदर होगा। और Fe2O3 के अंदर वाला मास ही क्या होता है? रस्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट टू ग्राम एटॉमिक मास, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये आपका फार्मूला होता है ना। इसी फार्मूले से आप किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज जो है ना निकाल सकते हैं, है ना? किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देता हूं, फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस। मास को AMU में ले लेंगे तब भी परसेंटेज आ जाएगा। AMU में करने का क्या फायदा? ग्राम में करो ना यार, है ना? AMU तो तभी करो जब एक आध एटम की बात हो रही हो, है ना? तभी करना चाहिए, है ना? आ तो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह AMU कैंसिल हो जाएगा, वो बात अलग बात है, लेकिन अच्छा नहीं माना जाएगा। इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। अगर आप किसी को लिख के दोगे तो वो कहेगा कि यार पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये, है ना? आंसर मिलाना ही काफी नहीं है केवल, है ना? आकाशदीप, दीपांग अग्रवाल, है ना? AMU कब यूज करते हैं हम लोग? कम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम सिंगल एटम वगैरह की बात कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तब यूज करना चाहिए। बताइए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस। बताइए। Fe का मास 56 है। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए ग्राम, सबसे पहले चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना? ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए किसका? ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। तो इसका आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, कैसे आएगा? 2 × 56, 3 × 32 और 12 × 16, ये 400 आया होगा।
400 ग्राम पर मोल है ना। अब आपको परसेंटेज ऑफ मान लो एफ निकालना है, एफ का क्या परसेंटेज आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 2। ग्राम एटॉमिक मास कितना? 56 डिवाइड बाई मोलर मास 400 इंटू 100। तो 28% आ गया होगा, काफी लोगों का आंसर सही आ गया। अब परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालो। तो क्या, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3 सल्फर के, 32 एटॉमिक मास डिवाइड बाई 400 इंटू 100, 24%। परसेंटेज ऑफ ओ क्या होगा? 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, 48%। 28%, 24% एंड 48%, तीनों को मिला के 100 होना चाहिए। हो रहा है? इन तीनों को मिला के 100 होना चाहिए। आदित्य गौतम, हो गया? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फाइंड परसेंटेज ऑफ हाँ, मास परसेंटेज ही है ये क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन 40% प्योर Fe2SO4 होल थ्राइस सैंपल। अब ये 40% प्योर है। फिर से सेम आंसर आएंगे क्या? इमोशनल हो गए यार तुम लोग तो। सेम आंसर। स्मृति प्रिया ने प्रोसीजर सही अभी तक एक आदमी ने, एक ही ने इस स्टूडेंट का आंसर थोड़ा सा पहुंचा है। स्मृति प्रिया का आंसर क्या निकालना पड़ेगा मुझे नहीं पता। आई नीड आंसर, आई नीड आंसर, यू हैव टू गिव आंसर।
चलो भाई, काफी लोगों ने काम कर लिया है ना। एफई का तो आंसर आ गया काफी लोगों का। हाँ, अब आने लगा आंसर। अब आने लगा, अब आने लगा, अब आने लगा है। अब आने लगा। पारस का सही है, ऋषभ का भी सही है। ओके, सो अगेन वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं हो, क्वेश्चन में सोचो केवल एक डेटा है, ओनली वन डेटा, यू हैव ओनली वन डेटा, 40% प्योर। कैसे स्टार्ट करूं बताओ, क्या करूं पहले, सबसे पहला काम क्या करूं? सबसे पहला काम, हाँ, लेट द मास इज 100। किसका मास 100 मानूंगा? यही तो इस परसेंटेज के क्वेश्चन में ब्यूटी यही है कि आपको 100 किसका मानना है, कंपाउंड का ना। लेट द कंपाउंड, लेट द मास ऑफ सैंपल, सैंपल का मास कितना मानेंगे? 100 ग्राम मानेंगे। क्या इस 100 ग्राम में पूरा का पूरा Fe2SO4 होल थ्राइस है क्या? फेरिक सल्फेट है क्या? 40 ग्राम है। तो इसके हम दो पार्ट करते हैं, इस 100 ग्राम के हम दो पार्ट कर लेते हैं। एक 60 ग्राम हो गया, एक 40 ग्राम हो गया। कहाँ पे लिखूं मैं Fe2SO4 होल थ्राइस, कहाँ पे लिखूं? 40 ग्राम में यहाँ मिलूंगा मुझे Fe2SO4 होल थ्राइस, यहाँ मिलेगा मुझे। ये तो क्या, ये तो इम्प्योरिटी है, कुछ होगा, मिट्टी विट्टी पड़ी होगी, इम्प्योरिटी है ये तो। ठीक है। इस अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता कि 40 ग्राम मेरे पास, अगर मैं क्वेश्चन देता 40 ग्राम मेरे पास Fe2SO4 होल थ्राइस है, क्या आप मुझे इसमें अलग अलग बता सकते हैं कि इसमें Fe कितना होगा, इसमें सल्फर कितना होगा, इसमें O एटम कितना होगा? बता सकते हैं? इसका आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता था, कितना था? 400 ग्राम पर मोल। पहले आप मोल निकाल लीजिए, बिल्कुल मोल बना लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए। Fe2SO4 होल थ्राइस के मोल्स आ जाएंगे। हाउ मेनी मोल्स यू वेट गेट? 40 डिवाइड बाई 400 ग्राम पर मोल, इट इज 1/10 मोल है ना, या 0.1 मोल। चलिए, फिर आप क्या करोगे? एक Fe में कितने हैं? एक में देख लेते हैं, 2 Fe हैं, 3 सल्फर है, 12 ये हैं। तो ये 1 में है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 मोल, 3 मोल, 12 मोल हो जाएंगे। तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे? 0.2 मोल, 0.3 मोल, 1.2 मोल। इनके मास निकाल लेना। 0.2 इंटू 56, 0.3 इंटू 32, 1.2 इंटू 16। ठीक है, तो कितना होगा? 56 को 112, 112 में 0.2 हो जाएगा, 56 इंटू 0.2, दैट बिकम 11.2 ग्राम, दैट बिकम 9.6 ग्राम। that become 19.2 ग्राम। ठीक है, सो दीज आर द मासेस जो कि किस में निकले? इसमें निकले हैं। ये जो मासेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये एक्चुअली 40 ग्राम में निकले हैं। आपको ये 40 अगर आप ऐड करोगे ना सबको मिला के, अगर आप सबको प्लस कर लोगे ना, अगर आप सबको प्लस कर लोगे ना ऐसे करके, तो ये कितना आएगा पता है? 40 ग्राम ही आएगा। ठीक है, अब बारी है कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? ये दिक्कत है यार, आंसर क्या होगा इसका, यही तो समस्या है, आंसर क्या होगा? हाँ, यस, यही आंसर है एक्चुअली। 11.2%, 9.6 ग्राम। जो 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 मास है वही परसेंटेज हो जाएगा, जो मास है वही परसेंटेज हो जाएगा।
पेपर अगर 100 नंबर का हुआ तो जो मार्क्स होंगे वही परसेंटेज हो जाएंगे। यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने 100 तो हमने पूरे सैंपल का लिया था, तो हम पूछ भी तो सैंपल में ही रहे हैं। हम कहाँ अलग से पूछ रहे हैं आपसे, हम तो आपसे पूछ ही सैंपल में रहे हैं भाई। हम तो आपसे पूछ ही सैंपल में रहे हैं। Fe2SO4 होल थ्राइस सैंपल में ही तो पूछ रहे हैं, इम्प्योर में ही तो पूछ रहे हैं आपसे कि 40% प्योर सैंपल में परसेंटेज बताओ। हम कहाँ आपसे प्योर में पूछ रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन जो अभी इस समय स्क्रीन में है और इसमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है इसमें? ये दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? ये जो पहला क्वेश्चन था ये 100% प्योर था, ये 100% प्योर सैंपल था, है ना। इसमें क्या था, ये प्योर नहीं था। ये कितना था? इसमें 40 ग्राम में आपको निकालनी थी, इसमें आपने 40 ग्राम में प्योरिटी निकाली है, समझे। और इसमें पता है किसमें निकाली? इसमें 400 ग्राम में निकाली है, 400 ग्राम में निकाली। ध्यान से देख लो आप, 400 का 400 ग्राम क्या है? ये प्योर है। आ रहा है बस समझ में? फील आया? आज से पहले इतना परसेंटेज पढ़ा था कभी? हाँ, ऐसे पढ़ा था परसेंटेज? हाँ, मजा आया? परसेंटेज गया ब्लड के अंदर, गया नहीं गया बताओ पहले? परसेंटेज ब्लड में पहुंचा नहीं पहुंचा? हाँ, पहुंच गया। ठीक है, सेल में पहुंच गया, ठीक है, ब्लड सेल्स में चला गया ना। ओके, ओके। तो ये है परसेंटेज का गेम। अब यही चीजें हैं बेसिकली, आप कितना आप प्रैक्टिस करोगे, कितना वो करोगे, तो उससे तक जो है ना आपको और ज्यादा जो है ना चीजें मिलती चली जाती है ना, और अच्छे से आपको चीजें बनती चली जाती है जितना आप परसेंटेज पे काम करते हो, है ना। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हम लोग बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट का, है ना, एक डिस्कशन है। एक क्वेश्चन से सीख सीख लेते हैं, है ना, उसी से सीख लेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट में ढूंढ ढूंढ के कर लो यार, कहीं से भी, जहां जहां परसेंटेज परसेंटेज लिखा हो खूब सारे, देखो क्वेश्चंस। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास of a compound having 8% sulfur। तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कह रहा है कि कंपाउंड में 8% सल्फर है। तो मॉलिक्यूलर मास देखते हो आप, इस फॉर्मूले में आया हुआ है, इसमें इस फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास कहाँ पे आया हुआ है? इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला आया वो कहाँ पे आया हुआ है? मॉलिक्यूलर मास कहाँ पे रखा हुआ है इसमें? मॉलिक्यूलर मास कहाँ पे रखा हुआ है बोलो? हाँ, डिनोमीटर में रखा हुआ है, यस। और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको दिया हुआ है। बोलो। तो एटॉमिक मास आपको पता ही, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्या दिक्कत है? ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट
into gram atomic mass into 100 gram molecular mass. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की जगह 8 पुट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह x पता नहीं कितने एलिमेंट होंगे, x पुट कर दो, 32 पुट कर दो, यहाँ पे m पुट कर दो, इंटू 100 कर दो। अब होता है कि यहाँ पे कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं, 2 अननोन दिखाई दे रहे हैं। इक्वेशन कितनी दिख रही है, इक्वेशन 1 दिख रही है ना। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को ये कैलकुलेट करना है m। तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आप नोट डाल दीजिएगा कि फॉर minimum molecular mass put x equal to 1। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो कितना मानोगे, वो 1 मानोगे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो 1 मानोगे, 1 मिनिमम के लिए, और नहीं, और कभी नहीं। जब आपसे मिनिमम ये लिखा हो क्वेश्चन में, ये लिखा हो मिनिमम लिखा हो, तभी मानना। तो पुट कर दो x इक्वल टू 1, तो क्या होगा 8 इक्वल टू 1 इंटू 32। कोई कहेगा 1 क्यों मानोगे सर 2 नहीं मान सकते क्या, 2 मानोगे ना तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और 1 से अगर कम मानोगे तो परसेंटेज नहीं आएगा। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कम से कम एक एटम तो होना चाहिए ना कम से कम एक एटम तो उसमें होना ही चाहिए। आ गया बात समझ में? हाँ हाँ, आपका सही है सोनू, बिल्कुल सही है, आपका सही था। ठीक है, ये सुनो। यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। मुझे 8 बजे एक क्लास और स्टार्ट करनी होती है, इसलिए थोड़ा सा आपका 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, है ना। ठीक है, हाँ डीपीपी भेजूंगा आपको, ये फिर से देखता हूँ। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पिछला भी मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ शेयर कर दूँ, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ में पूरी शेयर कर दे रहा हूँ अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, ताकि बाकी लेक्चर 1 का मैं कुछ करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। पीडीएफ भेजता हूँ, मैं पूरा ही भेज दे रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है। अब तक जितना मैंने पढ़ाया सब भेज दे रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको 10:30 के बाद चेक करना, यानी तो कल चेक करना मॉर्निंग में, है ना, क्योंकि मैं अभी क्लास में चला जाऊंगा 8 बजे दोबारा से, है ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि या तो फिर मैं 10:30 बजे फ्री होऊंगा, 2 घंटे की क्लास है मेरी, तो तब मैं करूँगा, या फिर मैं कल मॉर्निंग में करूँगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूँ, पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी भेज दूंगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, कौन सी क्लास लूँगा मैं? कुछ बच्चों को पर्सनल पढ़ाता हूँ, मेरे पास कुछ बच्चे हैं, मैं कुछ पर्सनल बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कि अपने इंडिया के बाहर कुछ बच्चे हैं, उनको पढ़ाता हूँ। तो 8 बजे से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ उनको, 8 सवा 8 से। यस, केमिकल क्लासेस। आपके डीएस सर इंटरनेशनल है ना, दुबई शारजा वगैरह से बच्चे पढ़ते हैं अपने पास।